वेलकम स्टूडेंट्स ऑन माय ऑफिशियल यूट्यूब चैनल नवीन सर क्लासेस। साथियों, ये क्लास 15 है जिसमें हम लोग देखेंगे संवैधानिक विकास के बारे में। भारत सरकार अधिनियम 1919, भारत सरकार अधिनियम 1935, साथ में कॉन्स्टिट्यूशनल डेवलपमेंट। इसको हम इंग्लिश में देखेंगे कि गवर्नमेंट ऑफ द इंडिया एक्ट 1919, गवर्नमेंट ऑफ द इंडिया एक्ट 1935। ये क्यों आए, कैसे आए, क्या प्रोविजन भारत में करते हैं, इन सब के बारे में सारी सूचनाएं, सारा बेसिक से एडवांस जो भी काम यहाँ पर कॉन्स्टिट्यूशन के डेवलपमेंट में काम करते हैं, वहां ये चीज हम लोग सब कुछ सीखेंगे। साथियों, यदि अपने समय को बचाना है, मल्टीपल रिवीजन पर फोकस करना है, तो आप इस नंबर पर व्हाट्सएप करके पूरा पीडीएफ एज इट इज जैसा कि है ऐसा आप पूरा पीडीएफ मंगा सकते हैं। साथियों, ये पूरा पीडीएफ जो कि बाइलिंगुअल है, एक तरफ हिंदी है एक तरफ इंग्लिश है, पूरा आपको बेहतरीन ढंग से, क्योंकि एक ये बुकिश लैंग्वेज नहीं है, ये बुक की लैंग्वेज नहीं है, ये मैंने खुद को मतलब खुद से सिंप्लीफाई मैनर में लिखा है। ठीक है, तो एक तरीके से आप यहां पर अपने समय को बचा सकते हैं और मल्टीपल रिवीजन पर फोकस कर सकते हैं। बाइलिंगुअल क्लास चलेगी। जितने भी वीडियो हैं क्लास 14 हो चुकी हैं, मतलब ये क्लास 15 चल रही है, यानी कि इससे पहले 1 to 14 जितनी सीरीज हैं उसको आप देख डालिए, क्योंकि जो भी क्लास अगली सीरीज में आप देखते हैं, अगर आप पहले से उसको पढ़े हैं, थोड़ा उसका बैकग्राउंड जानते हैं, तो उसका अलग ही इंपैक्ट पड़ता है। ठीक है साथियों, तो चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं और सीखते हैं। साथियों, जैसा कि आप जान रहे हैं, इंग्लिश मीडियम में हम एम लक्ष्मीकांत को फॉलो कर रहे हैं, जबकि हिंदी मीडियम में हमारा संविधान एक परिचय सुभाष सी कश्यप जी की बुक को फॉलो कर रहे हैं। साथियों, यहां गवर्नमेंट ऑफ द इंडिया एक्ट 1919 क्यों लाया गया, सबसे पहले हम इसकी कुछ बैकग्राउंड को समझते हैं। आप जानते हैं 1916 में एक मूवमेंट इंडिया में चलता है जिसका नाम है होम रूल मूवमेंट, जो कि अलग अलग जगहों पर बाल गंगाधर तिलक और एनी बेसेंट के द्वारा चलाया जाता है। होम रूल मूवमेंट जिसे कहते हैं, गृह शासन आंदोलन इसको बोलते हैं। साथियों, इसको गृह शासन आंदोलन कहा जाता है। इसमें मांग होती है कि हमको डोमिनियन स्टेटस कम से कम दे दिया जाए, हमें पूरी तरीके से शासन ना दिया जाए, लेकिन हमें डोमिनियन स्टेटस यानी कि अधिराज्य की डिमांड होती है इसमें, कि हमें आप सुपरविजन में बने रहिए लेकिन हमें निचले स्तर पर तो शासन एटलीस्ट दीजिए। ऐसे में होम रूल मूवमेंट भारत में चलता है और 1909 का जो भारतीय मतलब जो अंग्रेजों के द्वारा किया गया षड्यंत्र था वो भी फेल हो जाता है, क्योंकि साथियों यहां पर आप देखेंगे लखनऊ पैक्ट भी होता है। बात समझ रहे हैं? तो होम लखनऊ पैक्ट में जो हिंदू हैं वो मुस्लिम से मिलते हैं, यानी कि कांग्रेस और मुस्लिम लीग में एक समझौता भी हो जाता है। तो एक तरीके से 1909 में जो इनके द्वारा षड्यंत्र कॉन्स्पिरेसी रची गई कि वोट डालो राज करो, वो नीति कहीं ना कहीं फेल नजर आ रही थी। ऐसे में और भारत में होम रूल मूवमेंट बहुत तेजी से चल रहा था, इसलिए मॉन्टेक्स एक आप देखेंगे 1919 का जो एक्ट है इसे मॉन्टेस्क्यू चेम्सफोर्ड रिफॉर्म के नाम से भी जाना जाता है। साथियों, इसको मॉन्टेस्क्यू चेम्सफोर्ड मॉन्टेस्क्यू चेम्सफोर्ड रिफॉर्म के नाम से जाना भी जाता है। समझ रहे हैं? मॉन्टेस्क्यू चेम्सफोर्ड, क्योंकि इन दोनों व्यक्तियों मॉन्टेस्क्यू और चेम्सफोर्ड के द्वारा यह अधिनियम लाया गया था 1919 का एक्ट। ये बात समझ पा रहे हो? तो चलिए हम लोग इसको देखते हैं, विस्तार से देखते हैं भाई इसमें क्या प्रोविजन थे। कहीं ना कहीं पहली बात तो आपको पता होना चाहिए होम रूल मूवमेंट के कारण इसको लाया गया। दूसरा क्या है, उत्तरदायी सरकार, उत्तरदायी सरकार, रिस्पॉन्सिबल सरकार, उत्तरदायी सरकार की डिमांड थी कि हम जो हमारे ऊपर सरकार शासन कर रही है वो कहीं ना कहीं हमारे प्रति जवाबदेह भी हो। क्या कर रही है, कैसे कर रही है, हम उससे प्रश्न भी पूछ सकते हैं। तो दो कारणों से होम रूल मूवमेंट बहुत तेजी से इंडिया में चल रहा था और उनकी डिमांड थी उत्तरदायी सरकार की डिमांड। तो ये दो मेनली इसमें चीजें फुलफिल की गई थी। होम रूल मूवमेंट बहुत तेजी से चलने के कारण और उत्तरदायी सरकार की डिमांड के कारण ये रिफॉर्म आया है। और एक कारण और भी कह सकते हो, 1909 का जो मार्ले मिंटो रिफॉर्म था वो कहीं ना कहीं फेल हो चुका था, इसलिए इस एक्ट को लाया गया। समझ रहे? तो चलिए साथियों इसमें हम लोग देखते हैं भाई क्या किया जाता है।
यहां पर आप देख रहे हैं इस अधिनियम को लाने का प्रमुख कारण होम रूल आंदोलन था तथा भारतीयों द्वारा उत्तरदायी सरकार की डिमांड थी। इस अधिनियम के प्रावधान क्या क्या थे भाई? प्रोविजन ऑफ दिस एक्ट क्या था? इस अधिनियम में केंद्र में द्विसदनात्मक व्यवस्था की गई जिसमें उच्च सदन राज्य परिषद के नाम से जाना गया तथा निम्न सदन केंद्रीय विधानसभा के नाम से जाना गया। बात समझ रहे हैं? इन दिस एक्ट द बाइकैमरल एग्रीमेंट was made at the center in which the upper house was known as the state council and the lower house was known as the central assembly। इसका मतलब समझते हो? अरे भाई जो आज की लोकसभा और राज्यसभा है इसकी जो नींव पड़ी है इसी एक्ट के तहत ही है, 1919 के एक्ट के तहत ही है। जो उच्च सदन को हम अपर हाउस को हम राज्यसभा कहते हैं और लोअर हाउस को हम लोकसभा कहते हैं, तो उस समय राज्य परिषद नाम था और निम्न सदन का केंद्रीय विधानसभा नाम था। यहां तक क्लियर? साथियों, प्रांत में प्रोविंस में द्वैध शासन लाया गया और प्रांत में उत्तरदायी सरकार। ये भाई डिमांड थी भारतीयों की, उत्तरदायी सरकार की हमें जरूरत है, तो प्रांतों में द्वैध शासन लाया गया और प्रांतों में उत्तरदायी सरकार की व्यवस्था भी की गई। यानी कि डायरकी वॉज इंट्रोड्यूस इन द प्रोविंशियल लेवल एंड अ सिस्टम अकाउंटेबल गवर्नमेंट वॉज स्टेब्लिश एट द प्रोविंस फॉर द फर्स्ट टाइम। पहली बार ऐसा हुआ कि प्रांतों में जो सरकार आएगी उत्तरदायी सरकार होगी तथा प्रांतों में शासन आएगा द्वैध शासन। ये साहब द्वैध शासन क्या होता है अभी हम लोग समझते हैं। डायरकी क्या चीज होती है ये अभी हम समझते हैं। ये बात समझ रहे हैं साथियों? जैसे कि 1935 में प्रांतों में द्वैध शासन, इसी प्रांतीय जो द्वैध शासन लाया गया इसे समाप्त कर दिया गया। 1935 में इसे केंद्र में लगा दिया गया, इसे सेंटर में अप्लाई कर दिया गया। प्रोविंस लेवल पर इसे बिल्कुल तरीके से हटा दिया गया। तो क्वेश्चन ये भी पूछा जाता है कब हटाया गया? 1935 में इसे हटा दिया गया। जो प्रोविंस लेवल पर था इसे सेंटर पर अप्लाई कर दिया गया। ये बात समझ गए? इसे केंद्र में अप्लाई कर दिया गया। साथियों अब देखिए यहां पर मैंने पूरा लिखा, इस द्वैध शासन में प्रांत के आरक्षित विषय और हस्तांतरित विषय अलग कर दिए गए। इन दिस ड्यूअल रूल द रिजर्व्ड सब्जेक्ट एंड द ट्रांसफर्ड सब्जेक्ट वर सेपरेटेड। भाई इसमें जो प्रांत का प्रशासन है वो दो तरीके से बांट दिया गया। एक को बोला गया आरक्षित विषय और दूसरे को हस्तांतरित विषय, ट्रांसफर्ड। हस्तांतरित, हस्तांतरित मैं लिख दे रहा हूं, हस्तांतरित विषय। ये ट्रांसफर्ड थे और ये रिजर्व्ड है। ये रिजर्व वाले ब्रिटिशर्स के पास थे, जो मेन मेन सारी चीजें थी ये खुद रख लिए थे, और ट्रांसफर्ड वाला इंडियंस को दिए थे कि तुम इस पर कानून बनाओ, कोई दिक्कत नहीं है। इस द्वैध शासन में प्रांतों के आरक्षित विषय और हस्तांतरित विषय अलग कर दिए गए। बात को समझना, प्रांत के आरक्षित विषय में वित्त, न्याय, राजस्व तथा पुलिस को रखा गया, जो कि गवर्नर जनरल उसकी कार्यकारिणी परिषद के नियंत्रण। देख रहे हो, जो मेन चीज था वो अपने पास रख लिए, और गवर्नर जनरल उसके कार्यकारिणी परिषद व्यवस्थापिका के प्रति उत्तरदायी नहीं थी। ये बहुत इंपॉर्टेंट। फाइनेंस, जस्टिस, रेवेन्यू एंड पुलिस वर केप्ट द रिजर्व सब्जेक्ट ऑफ द प्रोविंस which were under the control of governor general and executive council, and the governor general and executive council were not answerable to this legislature। बात समझ रहे हो? यानी कि भैया सुनो, जो मेन सारी चीजें, जो मेजर चीजें हैं, मेजर क्या है भाई? फाइनेंस, वित्त, जस्टिस, रूल्स मतलब नियम वगैरह बनाना, रेवेन्यू जहां से पैसा आएगा, पुलिस जिसके मतलब जिसको कंट्रोल में करना जरूरी था। तो ये चार चीजें अपने अंडर में रख लिए, बाकी भैया ले जाओ, क्योंकि कुछ भी करोगे तो बिना फाइनेंस की जरूरत पड़ेगी, कोई चीज गड़बड़ होगा जस्टिस की जरूरत पड़ेगी, कोई भी चीज सिस्टम अपनाओगे तो रेवेन्यू की जरूरत पड़ेगी, किसी की सहायता लोगे किसी काम में तो पुलिस की जरूरत पड़ेगी, कहीं गड़बड़ हुआ पुलिस आएगी। तो ऐसे में ये सारे मेन चीजें तो हमारे पास हैं। एक तरीके से बेवकूफ बनाया, उल्लू बनाया है इन्होंने। ये बात समझ गए? कि प्रांतों के आरक्षित विषय जो रिजर्व्ड सब्जेक्ट थे खुद रख लिए, जैसे वित्त, न्याय, राजस्व, पुलिस को, और जो माइनर चीजें थी वो दे दी गई। जबकि प्रांत के हस्तांतरित विषय में स्थानीय स्वशासन, अरे भाई नगर पंचायत, नगर पालिका, शिक्षा, स्वास्थ्य, शिक्षा स्वास्थ्य को रखा गया था, जो कि गवर्नर जनरल व भारतीय मंत्री के नियंत्रण में था। इसमें भी गवर्नर जनरल बैठता था। ये जो हस्तांतरित हैं इसमें भी गवर्नर जनरल मेन मुखिया यही था।
भारतीय मंत्री के नियंत्रण में था, और यह गवर्नर जनरल भारतीय मंत्री व्यवस्थापिका के प्रति उत्तरदायी थे। ये ले, उत्तरदायी भी होंगे आप। गवर्नर जनरल तो ऐसे रख दिया गया, वो तो चाहता ही है कि उत्तरदायी हो। कुछ भी करोगे तो देखो तुम्हारे ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी आएगी, लेकिन हम जो कुछ करेंगे उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं आएगी। अर्थात यहां पर ब्रिटिश सरकार के द्वारा चतुराई से कार्य किया गया। जो प्रमुख सब्जेक्ट थे, विषय थे, उसको अपने नियंत्रण में ले लिया और उत्तरदायी तो की प्रक्रिया से भी मुक्त हो गए। देख रहे हो किससे फ्री हो गए? रिस्पॉन्सिबिलिटी से भी मुक्त हो गए। लेकिन जो छोटे विषय थे उस पर नियंत्रण भारतीयों का था, लेकिन वह इस कार्य के लिए उत्तरदायी भी थे। इसी द्वैत शासन की जांच, चलिए ये तो अभी आगे पढ़ाएंगे। क्या कह रहे हैं भाई, बात को समझिए इंग्लिश में। सेल्फ गवर्नेंस एजुकेशन एंड हेल्थ वर केप्ट इन द ट्रांसफर्स self-governance, education, health were kept in the transferred subject of the province, which was under the control of Governor General and मतलब गवर्नर जनरल इसका मेन हेड तो है ही है, एंड द इंडियन मिनिस्टर। चलो भाई इंडियन मिनिस्टर, तुम मांग रहे थे ना कि हमको भी, भाई गृह शासन आंदोलन क्या था, होम रूल मूवमेंट क्या था यार, निचले स्तर का शासन दे दो, तो दे दिए हैं। ये देखो तुम्हें लोकल चीजें दे दी गई, प्रोविंस लेवल पर छोटी चीजें दे दी गई, इसी में तुम खुश रहो द इंडियन नेशन। लेकिन चलो तब भी कुछ तो दिए, इससे पहले तो कुछ भी नहीं दे रहे थे। एंड दीज गवर्नर जनरल एंड द इंडियन मिनिस्टर वर आंसरेबल टू द लेजिस्लेचर, दैट इज हियर द वर्क वॉज डन क्लेवरली बाय द ब्रिटिश गवर्नमेंट, विच दे मतलब वही चालाकी करके ये काम किए। समझ गए? अच्छा, इसकी जांच के लिए, इसी चीज की जांच के लिए, क्या ये द्वैध शासन सही है कि नहीं है, ये द्वैध शासन हम चलाएंगे तो क्या हम सफल होंगे? पता चला किसको अपॉइंट कर दिया, अलेक्जेंडर फिलिप वुडीमैन को। यह व्यक्ति याद रखना, को कार्य सौंपा गया जिसमें इसमें भ्रष्टाचार का आरोप लगाया। अलेक्जेंडर वुडीमैन ने कहा कि भैया इसमें बहुत ज्यादा करप्शन हो रहा है, बहुत ज्यादा करप्शन हो रहा है। जो लोकल चीजें हैं उस पर भी जो इंडियंस बैठे हुए हैं वो अपनी मनमानी करना चालू कर रहे हैं, इसलिए 1935 में इसे हटा दिया गया। इंडियंस की मनमानी के कारण 1935 में इसको क्या कर दिया गया, डिसॉल्व कर दिया गया, साथियों, एबॉलिश कर दिया गया। अलेक्जेंडर फिलिप मूडीमैन अपॉइंटेड हु को एक्यूज्ड इट ऑफ करप्शन एंड इट वाज रिमूव्ड इन 1935। बात समझ में आया? 1935 में यह हटा दिए। इस अधिनियम में सांप्रदायिक निर्वाचन मंडल का और विस्तार किया गया। अभी आपने पढ़ा था सेपरेट इलेक्टोरेट, 1909 में किसे मिला था? सिर्फ और सिर्फ मुस्लिम्स को मिला था। इसमें और बढ़ा दिया गया, विस्तार किया गया। 1919 में, 1909 में तो केवल मुसलमानों को ही मिला था, लेकिन 1919 में इसका विस्तार कर दिया गया, अर्थात सिख, ईसाई, एंग्लो इंडियन और कुछ यूरोपियंस को भी इसका अधिकार दे दिया गया। इन दिस एक्ट द कम्युनल इलेक्टोरेट वॉज फर्दर एक्सपेंडेड इन 1909, ओनली मुस्लिम हैड गॉट इट। यानी कि 1909 में तो केवल मुस्लिम्स को गॉट की, मतलब मुस्लिम्स को ही मिला था, बट इन 1919 इट वाज एक्सपेंडेड, मींस 1919 में इसको एक्सपैंड किया गया। दैट इज सिख, क्रिश्चियन, एंग्लो इंडियंस एंड सम यूरोपियंस वर आल्सो गिवन सच राइट। ऐसे राइट्स अन्य को भी मिल गए। समझ गए? 1909 में तो केवल मुस्लिमों को मिला था, इसका और विस्तार किया गया। इस अधिनियम में पहली बार महिलाओं को मताधिकार मिला, लेकिन वो भी सीमित था। यानी कि वुमेन्स को वोटिंग राइट मिली, लेकिन लिमिटेड थी। कुछ ही महिलाएं जो टैक्स वगैरह देती हैं, जो एजुकेटेड हैं, उन्हीं को ये मिला। केंद्रीय लोक सेवा आयोग का गठन भी इस अधिनियम के तहत किया गया, अर्थात ऐसे नहीं कि तुरंत हो गया। 1924 में ली आयोग की रिपोर्ट आई कि करना चाहिए, 1926 में केंद्रीय लोक सेवा आयोग बना। यानी कि ली आयोग, ली कमीशन अपॉइंट किया गया था इसके लिए 1924 में, कि क्या सेंट्रल पब्लिक सर्विसेज कमीशन को एस्टेब्लिश किया जाए। तो ली आयोग ने 1924 में अपनी रिपोर्ट दी और फिर 1926 में इसको फॉर्म किया गया, इसको बनाया गया। साथियों, भारतीय परिषद में सदस्यों की संख्या 15 कम कर दी गई। याद रखिए, जो हम इंडियन सेक्रेटरी पढ़ रहे थे, इंडियन सेक्रेटरी, उसके 15 सदस्य थे इसके सहयोग करने वाले, उसकी परिषद में, उसकी काउंसिल में। ये देखो कम कर दी गई, न्यूनतम 8 व अधिकतम 12, क्योंकि पैसा आप कहां से देना शुरू हुआ, ब्रिटेन से।
पहले क्या होता था, पैसा कहां से, ये मैंने कई बार तुम आपको पहले भी बताया। कब खत्म किया गया, वही चीज है। कब समाप्त कर दिया गया भारतीय परिषद, अभी हम लोग उसको भी देखेंगे। अभी कम किया गया, संख्या कम कर दी गई। न्यूनतम 8, अधिकतम 12। द नंबर ऑफ द मेंबर ऑफ द इंडियन काउंसिल वॉज रिड्यूस फ्रॉम 15 टू द मिनिमम ऑफ द 8 एंड मैक्सिमम इज द 12। बात समझ में आए। इन्हीं सदस्यों के वेतन खर्चे अब ब्रिटेन के राजस्व से मिलने लगा। 1935 में इस भारत परिषद को पूरी तरीके से साथियों समाप्त कर दिया गया। समझ रहे हैं। एक और चीज, इस अधिनियम में भारत सचिव की सहायता के लिए हाई कमीशन को अपॉइंट किया गया। हाई कमीशन, बात समझ रहे हैं। इंडियन सेक्रेटरी की सहायता के लिए पहले ही 15 लोग थे, लेकिन उसका नंबर कम कर दिया गया, न्यूनतम 8, अधिकतम 12। समझ रहे हैं। साथ में एक हाई कमीशन को भी अपॉइंट कर दिया गया। साथियों, इसकी जांच के लिए यह कहा गया कि ये जो 1919 का एक्ट है, ये साथियों 1919 का जो एक्ट है, ये चीज ध्यान में रखिएगा। 1919 का साथियों जो एक्ट है, इसकी जांच भी की जाएगी 10 साल बाद, और एक आयोग बनाया जाएगा जिसका नाम होगा साइमन कमीशन। बनाना था 1929 में, लेकिन ये 2 साल पहले ही बन गया 1927, और इंडिया में आ गया 1928, जिसका भारी विरोध हुआ, क्योंकि ये जो जांच के लिए कमीशन आया था उसमें सभी सातों के सातों मेंबर अंग्रेज थे। इंडिया के लिए कानून बन रहा है और अंग्रेज सारे मेंबर, कैसे ये ठीक रहेगा। ऐसे में बहुत ज्यादा विरोध हुआ। इसी में लाला लाजपत राय की मृत्यु भी हुई। वो सब चीजें हम लोग हिस्ट्री में देखेंगे। क्या कह रहा है इस अधिनियम में, यह प्रावधान किया गया कि 10 वर्ष बाद एक वैधानिक आयोग का गठन किया जाएगा, इस अधिनियम की जांच करने के लिए जांच करेगा। लेकिन कुछ समस्याओं के कारण, अर्थात ब्रिटेन में कुछ चुनावी राजनीति के कारण, इस वैधानिक आयोग को 2 साल पहले ही लाया गया। ये क्या वैधानिक राजनीति, मतलब क्या चुनावी राजनीति थी, वो कंजर्वेटिव पार्टी, लिबरल पार्टी का हिसाब किताब है, हम लोग हिस्ट्री में समझेंगे। 2 साल पहले ही, अर्थात 1927 में स्टेब्लिश कर दिया गया साथियों, जिसका नाम साइमन कमीशन था। भारत 1928 में आया। अब क्यों आया, क्या मतलब आने के पश्चात क्या क्या होता है, कैसे लाला लाजपत राय की जान जाती, इसको हम लोग हिस्ट्री में सीखेंगे। अ प्रोविजन वॉज मेड टू दिस एक्ट दैट आफ्टर 10 ईयर स्टैट्यूटरी कमीशन वुड बी फॉर्म विच वुड बी इन्वेस्टिगेट दिस एक्ट, बट ड्यू टू सम प्रॉब्लम, ड्यू टू द electoral politics in the Britain, this statutory commission was formed 2 years earlier in 1927 itself, was which was given whose names the Simon Commission, which came to the India in 1928। बात समझ में आया, यहां तक कुछ समझ में आया कि नहीं। तो भाई ये क्या कह रहा है, ये एक्ट में क्या क्या चीजें हैं, आइए थोड़ा सा हम लोग समरी में इसको सीखते हैं साहब। देखिए साहब, इस कमीशन में कुछ इंपॉर्टेंट बातें की गई, समझ रहे हैं, कुछ इंपॉर्टेंट मेजर पॉइंट। क्यों लाया गया, तो एक तो होम रूल मूवमेंट, ये मेन है। होम रूल मूवमेंट साथियों, गृह शासन आंदोलन लाया गया। इसलिए क्या किया, बाई कैमरल सिस्टम कर दिया। बाई कैमरल सिस्टम साथियों, बाई कैमरल सिस्टम, द्विसदनीय, 2 सदन बनाए गए। कहां पर, सेंटर में साहब, सेंटर में 2 सदन बनाए गए। समझ रहे हैं, द्विसदनात्मक व्यवस्था की गई। प्रोविंस में क्या लगा भाई, प्रोविंस में क्या लगा, डायरकी लग गया साहब। डायरकी समझते हो, द्वैध शासन, साथ में उत्तरदायी शासन, उत्तरदायी शासन। तो होम रूल मूवमेंट, बाई कैमरल सिस्टम, प्रोविंस लेवल पर डायरकी, द्वैध शासन ला दिया गया। तीसरा साहब, जो सेपरेट इलेक्टोरेट की व्यवस्था थी, सेपरेट इलेक्टोरेट की व्यवस्था थी, पृथक निर्वाचक मंडल, पृथक निर्वाचन मंडल को और बढ़ाया गया। पहले तो केवल मुस्लिम्स को था, अब किसको हो गया, अब कुछ यूरोपियंस को, कुछ एंग्लो इंडियंस को,
समझ रहे हैं, सिखों को भी मिल गया, सेपरेट इलेक्टोरेट की भी व्यवस्था कर दी गई। समझ गए। ये जो भारत परिषद था, भारत परिषद यानी कि परिषद का मतलब इंडियन काउंसिल, संख्या घटा दी गई। इंडियन काउंसिल की संख्या घटा दी गई, न्यूनतम 8 अधिकतम 12, 8 से 12 कर दी गई। कहां से इनका एक तरीके से, हाँ। दूसरा, इंडियन काउंसिल ये कब समाप्त कर दिया गया? 1935 में खत्म कर दिया गया, 1935 में खत्म कर दिया गया। अच्छा, ये बहुत इंपॉर्टेंट भाई, ये पॉइंट यहां नहीं मेंशन है, जरूर लिख लीजिएगा। इसे मॉन्टेस्क्यू चेम्सफोर्ड रिफॉर्म भी कहते हैं, मॉन्टेस्क्यू चेम्सफोर्ड रिफॉर्म, क्योंकि इन दोनों व्यक्तियों के द्वारा इसको बनाया गया, मॉन्टेस्क्यू चेम्सफोर्ड सुधा। मॉन्टेस्क्यू कौन है? ये साहब सचिव हैं, सेक्रेटरी। चेम्सफोर्ड कौन है भाई? वायसराय है। जैसे मार्ले मिंटो, मिंटो वायसराय थे और मार्ले क्या थे? सचिव थे। तो इन दोनों लोगों के द्वारा मॉन्टेस्क्यू चेम्सफोर्ड रिफॉर्म आया। वैसे एक और चीज मैं बता दूं, जब 1916 का गृह शासन आंदोलन बहुत तेजी से चल रहा था, तो 1917 में इनकी घोषणा आई, जिसे मॉन्टेस्क्यू डिक्लेरेशन कहते हैं। इसे मॉन्टेस्क्यू घोषणा भी कहते हैं, मॉन्टेस्क्यू घोषणा भी कहते हैं। क्यों आया? थोड़ा सांत्वना देने के लिए, परेशान ना हो, आगे चलकर आप लोगों के लिए धीरे धीरे करके शासन व्यवस्था में स्थान दिया जाएगा। मॉन्टेस्क्यू घोषणा, ये बात समझ पा रहे हो? और इसी को बेस बनाकर 1919 में यह एक्ट आया है, मॉन्टेस्क्यू चेम्सफोर्ड रिफॉर्म। तो कभी यह ना कहना कि ये सर मॉन्टेस्क्यू डिक्लेरेशन क्या अलग है, बिल्कुल अलग है। मॉन्टेस्क्यू डिक्लेरेशन सांत्वना के लिए आया है कि भैया बहुत आंदोलन मत करिए, जो आपकी डिमांड है इसको मान लिया जाएगा, लेकिन कब माना जाएगा? धीरे धीरे, स्लोली स्लोली। और आप लोग को भी कुछ पद दिए जाएंगे। कब दिया जाएगा, क्या दिया जाएगा, ये आगे सरकार डिसाइड करेगी। यही मॉन्टेस्क्यू डिक्लेरेशन था 1917 में, जिसके कारण एनी बेसेंट, आगे चलकर हम लोग समझेंगे ये एनी बेसेंट का होम रूल मूवमेंट कैसा था और तिलक का कैसा था, जिसके कारण ही एनी बेसेंट और तिलक में थोड़ा सा विवाद की स्थिति आ गई, क्योंकि एनी बेसेंट इस डिक्लेरेशन को मान ली, ठीक है कुछ तो हुआ हमारे लिए, लेकिन तिलक जी नहीं माने, कहे नहीं ये केवल बातें हैं, कुछ नहीं मिलने वाला। और बात सही भी है, ये केवल बेवकूफ बना रहे थे। जो 1919 का मॉन्टेस्क्यू चेम्सफोर्ड रिफॉर्म आया, लोकल लेवल पर चीजें तो दिए, लेकिन कुछ खास इंडियंस के हाथ में नहीं लगा। तो मॉन्टेस्क्यू डिक्लेरेशन पहले आता है, मॉन्टेस्क्यू चेम्सफोर्ड रिफॉर्म ये बाद में आता है साथियों। 1917 और 18 के आसपास मॉन्टेग्यू डिक्लेरेशन, एक बार इसकी डेट वैसे चेक कर लीजिएगा, वैसे 17 ये मुझे लग रहा है। समझ रहे हैं? मॉन्टेस्क्यू डिक्लेरेशन, और ये 1919 में आया मॉन्टेस्क्यू चेम्सफोर्ड। सचिव कौन है भाई? मॉन्टेस्क्यू। चेम्सफोर्ड कौन है? ये चीज ध्यान में रखना, वायसराय है, ये सचिव है। कुछ जो इंपॉर्टेंट होम रूल मूवमेंट के कारण आया, बाई कैमलर सिस्टम का मतलब द्विसदनात्मक व्यवस्था, द्विसदनात्मक व्यवस्था। तो ये कुछ पॉइंट्स थे साहब, इंपॉर्टेंट मेजर पॉइंट। क्लियर? अब 1935 के एक्ट को हम लोग देख लेते हैं, 1935 के एक्ट को देख लेते हैं भाई। महिलाओं को भी ये अधिकार मिला था, ये जरूरी है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है यहां साथियों, ये एक पॉइंट और मेंशन कर लेना, महिलाओं को भी मत देने का अधिकार, लेकिन भले ही सीमित था, लेकिन मिला तो यहीं से था ना। महिलाओं को मत देने का, महिलाओं को मत देने का अधिकार, यानी कि वोटिंग राइट्स फॉर फीमेल, वोटिंग राइट्स मिल गए साहब।
समझ गए? ये बहुत इंपॉर्टेंट है। कब महिलाओं को वोटिंग राइट्स मिला? बाई कैमरल सिस्टम या द्विसदनात्मक व्यवस्था केंद्र में कब लाई गई? ये सारी चीजें ऐसे ही पूछते हैं। बात समझ रहे हैं? मॉन्टेस्क्यू डिक्लेरेशन को जब हम हिस्ट्री के पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ते हैं तो कुछ और चीजें ऐड होती हैं। अभी हम पॉलिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ रहे हैं। जब हिस्ट्री के पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ेंगे तो कुछ और चीजें ऐड होंगी। उसको उस समय के सरकमस्टेंसेस के बेस पर रखा गया तो ही समझ पाएंगे। जब तक उस समय की स्थितियां बिल्कुल क्लियर नहीं होंगी तब तक अगर हम उस पॉइंट को यहां लिखेंगे तो आपको समझ में नहीं आएगा। बात समझ में आ रहा है? तो कुछ दो से तीन चीजें और भी ऐड होंगी जो मैं हिस्ट्री की क्लास में आपको बताऊंगा जब होम रूल मूवमेंट पढ़ाऊंगा। ये बात समझ रहे हैं? दूसरा साथियों, अब हम चलते हैं 1935 के एक्ट पे। हाई कमीशन की नियुक्ति ये भी की गई। तो 1935 का भारत शासन अधिनियम क्यों आया भाई? इसकी पृष्ठभूमि हमें समझना जरूरी है। 1935 का एक्ट, देखिए साथियों, 1935 का एक्ट इसलिए लाया गया कि 1900 सॉरी 1919 का जो मॉन्टेस्क्यू चेम्सफोर्ड रिफॉर्म था उसको साइमन कमीशन के द्वारा जांच किया गया। इन्वेस्टिगेट किया गया, जांच किया गया। साइमन कमीशन ने अपनी रिपोर्ट दी। अच्छा, इस साइमन कमीशन ने 1930 तक, 1930 तक रिपोर्ट आ गई। अब इस रिपोर्ट पर 3 गोलमेज सम्मेलन हुए लंदन में, राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस हुए कि ये जो साइमन कमीशन की रिपोर्ट है कितनी सही है, कितनी गलत है और क्या करना चाहिए भारत के संविधान के लिए, भारत के शासन के लिए। 3 राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस हुए और यह राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस 1933 में अपना एक रिपोर्ट जारी करता है। अब वो बात हम नहीं करेंगे कौन से राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस फेल हो गए, किस राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में कांग्रेस गया था, किसमें डॉक्टर अम्बेडकर गए, और वो तो हम लोग हिस्ट्री वाली क्लास में राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में देखेंगे। तो साहब, राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस अगर एक लाइन में पूछा जाए किस लिए हुआ था, तो 1930 में जो साइमन कमीशन की रिपोर्ट थी इसी को जांचने के लिए हुआ था। बात समझ पा रहे हो? 1930 में जो साइमन कमीशन की रिपोर्ट थी इसी की जांच के लिए आया था। कौन आया था? साइमन कमीशन, सॉरी, वो राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस। तीनों होते हैं 1933 में अपनी रिपोर्ट दे देते हैं। यह रिपोर्ट श्वेत पत्र, व्हाइट पेपर पर जारी किया जाता है और इसी को बेस बनाकर 1935 का एक्ट लाया जाता है साथियों। 1935 का एक्ट लाया जाता है। तो 1919 में मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड रिफॉर्म आया। इसकी जांच के लिए 10 साल बाद एक कमीशन बनाने की बात हुई थी, लेकिन 2 साल पहले ही हो गया। 1927 में इसका गठन हुआ और 1928 में 1928 में यह भारत पहुंचा। हालांकि साइमन कमीशन 2 बार इंडिया में आता है, हम उसकी बात हिस्ट्री की क्लास में करेंगे। ठीक है, 1928 में आता है और जांच करता है। 1930 में अपनी रिपोर्ट देता है, भारी विरोधों के चलते भी अपनी रिपोर्ट दे देता है। 1930 में जो रिपोर्ट आती है इसी पर राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस लंदन में आयोजित किए जाते हैं, सेलिब्रेट किए जाते हैं। और ये जो राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस है ये कुछ ज्यादातर असफल ही हो गए, लेकिन फिर भी उस समय के जो वहां के प्राइम मिनिस्टर थे उन्होंने बोल दिया अब जो मैं कहूंगा वही मानना पड़ेगा। और 1933 में श्वेत पत्र जारी किया जाता है और इसी पत्र पर 1935 का एक्ट आता है। अब देख सकते हैं आप, साइमन कमीशन की रिपोर्ट को 3 गोलमेज सम्मेलन के द्वारा जांच किया जाता है और 1933 में तीनों गोलमेज सम्मेलन की रिपोर्ट आई जिसे श्वेत पत्र कहा गया। इसी श्वेत पत्र को 1935 का अधिनियम आधारित था। द रिपोर्ट ऑफ द साइमन कमीशन वॉज examined by the 3 round table conference and in 1933 the report of all 3 round table conference came out
which was called white paper. The Act of 1935 was based on this white paper. वही बातें हैं क्या भाई, क्या किया गया साथियों, ऑल इंडिया यूनियन बनाने की बात हुई। जैसे आज भारत यूनियन ही है, तो उस समय भी अखिल भारतीय संघ बनाने की बात की गई, प्रावधान किया गया। लेकिन यह सोचा गया देसी रियासतें यदि शामिल हो जाएं तभी ये बनेंगे। साथियों, देसी रियासतें जब तक शामिल नहीं होंगी तब तक ये चीज बन नहीं पाएगी। ये बात समझ रहे हैं? और वाकई रियल में ये देसी रियासतें शामिल नहीं होंगी। ये रियलिटी थी कि देसी रियासतें शामिल नहीं होंगी, और इसीलिए जो अखिल भारतीय संघ का सपना था, ऑल इंडिया यूनियन का सपना था, वो फेल मार जाता है। उस समय अगर देखा जाए तो साथियों, ब्रिटिश प्रोविंस 11 थे। कमिश्नरी क्षेत्र जैसे आज का यूटी है, कमिश्नरी क्षेत्र, ब्रिटिश कमिश्नरी क्षेत्र, यहां लगा दो, ब्रिटिश कमिश्नरी क्षेत्र की संख्या कितनी थी? 6 थे। बाकी जो थे प्रिंसली स्टेट थे साथियों, देसी रियासतें थी। ये देखो, प्रिंसली स्टेट, देसी रियासतें थी, प्रिंसली स्टेट थे, जिसको बाद में आजादी के बाद मतलब आजादी जो मिलती है उसमें वल्लभ भाई पटेल का बहुत बड़ा योगदान है, ये प्रिंसली स्टेट को शामिल करने के लिए, प्रिंसली स्टेट को मनाने के लिए। देसी रियासतें, ये जो प्रिंसली स्टेट थे ऐसे नहीं थे कि बिल्कुल फ्री थे, इस पर भी इनडायरेक्ट रूप से ब्रिटेन का ही शासन था, इनडायरेक्ट। लेकिन ये कई चीजों में अपनी स्वतंत्रता रखते थे, कई चीजों में। भाई जितना 11 ब्रिटिश प्रोविंस थे, जितना 6 ब्रिटिश कमिश्नरी थे, यहां पर तो सबसे ज्यादा कंट्रोल था ब्रिटिशर्स का। लेकिन ये जो ब्रिटिश कमिश्नर देसी रियासतें, समझ रहे हैं, इनमें ज्यादातर कंट्रोल ये खुद के हाथ में था इनकी। बात समझ पा रहे हो? तो होता क्या है, अखिल भारतीय संघ बनाया तो जाएगा, लेकिन ये जब देसी रियासतें प्रिंसली स्टेट मान जाएं, और प्रिंसली स्टेट मानती नहीं है, लेकिन देसी रियासतें शामिल ना होने के कारण यह प्रावधान असफल हो गया। केंद्र में साथियों द्वैध शासन लगाया गया, प्रांत से हटा दिया गया और प्रांत को स्वतंत्रता मिल गई, अर्थात उसके कार्य पर केंद्र द्वारा हस्तक्षेप नहीं किया जाएगा। यह बहुत बड़ी बात, केंद्र के द्वारा हस्तक्षेप नहीं किया जाएगा। और प्रांत के गवर्नर जनरल को वायसराय की अधीनता से मुक्त किया गया, और वह अब ब्रिटिश सरकार के सीधे प्रतिनिधि हो गया। तथा इस प्रावधान के तहत 1937 में, खैर ये बात क्या है मैं समझा रहा हूं, जो ब्रिटिश मतलब भारत में जो प्रोविंशियल गवर्नर थे, भाई ब्रिटिश प्रोविंस 11 थे, वहां भी तो गवर्नर थे, उनको अब भारत के वायसराय से कोई लेना देना नहीं, क्योंकि अब वो सीधा प्रतिनिधि किसका है, किसके प्रतिनिधि हैं? यहां देखो, ब्रिटिश सरकार के प्रतिनिधि। जैसे वायसराय भाई साहब तुम हो, अब हम भी वही हैं, अब हमारे कार्यों में इंटरफेयर नहीं करोगे। पहले ही प्रांतों को दे दिया गया था उनकी विधि बनाने की शक्ति, बात समझ रहे हैं, लेकिन अनुमोदन कराना होता था, ठीक है, मतलब उसको एक तरीके से वायसराय के पास भेजना होता था। लेकिन अब यह सिस्टम खत्म कर दिया गया, समझ रहे हैं? तो केंद्र में द्वैध शासन लगा दिया गया, डायरकी लगा दी गई, प्रांतों से हटा दी गई, और वही डायरकी मतलब आरक्षित विषय, रिजर्व सब्जेक्ट और अनरिजर्व सब्जेक्ट या ट्रांसफर सब्जेक्ट हटा दिया गया। प्रोविंस में स्वतंत्रता मिल गई, उसके कार्य पर केंद्र द्वारा हस्तक्षेप नहीं किया जाएगा, और प्रांत के गवर्नर जनरल वायसराय की अधीनता से मुक्त किए गए। ब्रिटिश सरकार, वही डायरकी कहां हटा लगा दी गई, अब सेंटर में लगा दी गई, और प्रोविंस के वायसराय को थोड़ा फ्री कर दिया गया। किसके सबऑर्डिनेशन से? वायसराय के सबऑर्डिनेशन से। और साथियों इसी प्रावधान के तहत 1937 में प्रांतीय चुनाव कराए गए तथा प्रांत में सरकार का भी गठन किया गया। इसी के तहत 1937 में इलेक्शन कराए गए प्रोविंस में, जिसमें कांग्रेस सबसे ज्यादा सीटें प्राप्त करती है। यह हम लोग हिस्ट्री की क्लास में पूरा विधिवत देखेंगे साथियों। इस अधिनियम के तहत शक्तियों का विभाजन किया गया, संघ सूची बनी, प्रांत सूची बनी, समवर्ती सूची बनी, जो आज आप लोग पढ़ते हो, यूनियन लिस्ट, प्रोविंशियल लिस्ट या स्टेट लिस्ट इसे कहते हैं, कॉन्करेंट लिस्ट। इसके बाद भी कुछ सूची जो बचती है, कुछ और सब्जेक्ट बचते हैं, उसको रेजिडुअल या आप उसे कह सकते हैं
रिजर्व सब्जेक्ट में रखा जाता है। इवन आफ्टर दिस सब्जेक्ट विच डिड नॉट कम टू दीज लिस्ट वर केप्ट इन सेपरेट आर रेजिडुअल सब्जेक्ट। अवशिष्ट विषय कह दिया, जिस पर केवल और केवल वायसराय ही कानून बनाएगा। संघ सूची, प्रांत सूची, समवर्ती सूची को अलग कर दिया गया। तो पूछा यह भी जा सकता है, अब आप लोग कमेंट करके मुझे बताएंगे, यूनियन लिस्ट में कितने सब्जेक्ट हैं, प्रोविंशियल लिस्ट में कितने सब्जेक्ट हैं, कॉन्करेंट लिस्ट में कितने सब्जेक्ट हैं। बात समझ में आया? साथियों, इस अधिनियम के तहत संघीय न्यायालय दिल्ली में बनाया गया, जिसमें एक मुख्य न्यायाधीश तथा 6 अन्य न्यायाधीश। मुख्य न्यायाधीश मॉरिस ग्वायर साहब थे, मॉरिस ग्वायर। तो इस अधिनियम के तहत संघीय न्यायालय फेडरल कोर्ट बना भाई साहब, वॉज क्रिएटेड इन दिल्ली, इन विच चीफ जस्टिस एंड 6 अदर जज दिल्ली, इन विच अ चीफ जस्टिस एंड जज वर अपॉइंटेड। आप कहोगे सर 1973 मतलब 1773 में भी तो न्यायालय की व्यवस्था की गई, तो ये कौन सा न्यायालय था? साथियों, ये फेडरल कोर्ट है। उस समय फेडरल कोर्ट नहीं था इंडिया में, यानी कि अगर उस कोर्ट की बात करें तो यदि किसी को मृत्युदंड मिल गया है तो वो ब्रिटेन के जो न्यायालय हैं वहां जा सकता था। ब्रिटेन का जो न्यायालय था वो सर्वोपरि था, इंडिया में कोई न्यायालय सर्वोपरि नहीं था। बात समझ रहे हैं? उसके खिलाफ आप ब्रिटेन में जा सकते थे। 1773 का जो एक्ट आया था उसके तहत जो कोर्ट बना था, हाई कोर्ट बने थे, सॉरी सुप्रीम कोर्ट की बात की गई थी, वो फेडरल नहीं थे साथियों। उसके खिलाफ आप जा सकते थे ब्रिटेन के कोर्ट में। लेकिन अब जो फेडरल कोर्ट बना है ये आज के सुप्रीम कोर्ट जैसा है, आज के सुप्रीम कोर्ट जैसा है। जो 1774 में बना था वो आज के सुप्रीम कोर्ट जैसा नहीं था। उसके खिलाफ जा सकते थे कहां? ब्रिटेन के कोर्ट में, ब्रिटेन के सुप्रीम कोर्ट में। लेकिन अब जो कोर्ट बना है संघीय कोर्ट, ये आज के सुप्रीम कोर्ट जैसा ही है। ये चीज अंतर है, ये बात समझना। अन्य न्यायाधीशों की नियुक्ति की गई। साथियों, इस अधिनियम के आधार पर भारतीय परिषद पूरी तरीके से समाप्त कर दी गई तथा भारत सचिव का पद बना रहा, लेकिन 1947 में इसे भी समाप्त कर दिया गया। जो भारतीय परिषद थी कि 8 कम से कम होने चाहिए और 12 अधिक से अधिक होना चाहिए, इनका पूरा वेतन ब्रिटेन से दिया जाता था, यह भी मैंने जस्ट पढ़ाया 1919 में। अब ये पूरी तरीके से एबॉलिश कर दिया गया, कंप्लीट एबॉलिश्ड। 1947 में समाप्त कर दिया गया। भारत सचिव की जो पोस्ट थी वो भी खत्म कर दी गई। इस अधिनियम के तहत साथियों आरबीआई को स्टैब्लिश किया गया, आरबीआई को स्टैब्लिश किया गया। तो क्या किया गया है, एक बार हम लोग इसका भी जिस्ट देखना बहुत जरूरी है साथियों। जिस्ट क्या था? 1935 का एक्ट क्या था? ये 1933 में जो 3 राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस होते हैं ना, 3 राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस होते हैं साथियों लंदन में, कॉन्फ्रेंस के आधार पर था, आधार पर आया था। पहली बात। दूसरी बात साथियों, क्या किया गया है? सेंटर में डायरकी लगा दी गई। पहले कहां थी? प्रोविंस पे, अब सेंटर में डायरकी लगा दी गई। द्वैध शासन, बात समझ रहे हैं? प्रोविंस को फ्री कर दिया गया, प्रोविंस को फ्री कर दिया गया, प्रांतों को फ्री कर दिया गया साहब, प्रांतों को फ्री कर दिया गया। फ्री कर दिया गया इस कदर कि 1937 में प्रांतों में इलेक्शन कराए गए, कांग्रेस सबसे ज्यादा सीटें लेकर आई, प्रांतों में अब इलेक्शन होने लगे। साथियों 3 लिस्ट का प्रावधान किया गया, 3 लिस्ट आए, कॉन्करेंट लिस्ट, यूनियन लिस्ट और स्टेट लिस्ट। अब आप, मैंने कहा एक क्वेश्चन कि बताइए आज के कॉन्स्टिट्यूशन में यूनियन लिस्ट, केंद्र सूची, संघ सूची, सॉरी संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची, कॉन्करेंट लिस्ट, स्टेट लिस्ट, यूनियन लिस्ट में कितने सब्जेक्ट हैं? आप लोग मुझे कमेंट करके बताएंगे।
साथियों, चौथी बात, जो परिषद थी, कौन सी, भारत सचिव की जो परिषद थी, एबॉलिश कर दी गई। साथियों, आरबीआई स्टेब्लिश किया गया। छठी बात, फेडरल कोर्ट बनाया गया। फेडरल कोर्ट बनाया गया जो आज के सुप्रीम कोर्ट जैसा है, आज के सुप्रीम कोर्ट जैसा है। ये 6 बातें प्रमुख रूप से इसकी लिस्ट के रूप में ये सारी चीजें की गई साथियों। तो उम्मीद है साथियों आपको बेहतर समझ में आया होगा। कोई भी चीज नहीं समझ में आती है तो जरूर कमेंट कर दिया करिए कि नहीं समझ में आए, तो उसको मैं सुधारूंगा और आपको समझाने का प्रयास करूंगा। थैंक यू साथियों, जय हिंद।